मोहन राकेश की इस मार्मिक रचना में निम्न मध्यम वर्ग की एक ऐसी माँ बेटी की कहानी है जिनके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है। घर देहात के घर का आंगन है, अंधेरा और सीलदार है। आंगन के बीचों बीच एक खस्ता हाल चारपाई पड़ी है। एक और वैसी ही चारपाई दीवार के साथ खड़ी है। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी की हांडियां पड़ी है। सामने एक लड़की का टूटा हुआ दरवाज़ा है जो घर के अंदर खुलता है। दरवाजे पर एक अंगोछा और चारपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है। बाईं ओर बाहर जाने का रास्ता है जिसमें किवाड़ नहीं है। पर्दा उठने पर बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी चरखे पर सूत काटती दिखाई देती है। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी है और बाल सब सफ़ेद हो चुके हैं। ठीक है, लड़की का जो थी औरत का चेहरा बहुत सुखाया हुआ है और बाल पूरा सफ़ेद है। मुन्नी उसकी 14 बरस की लड़की। मुन्नी का उम्र कितना है? 14 बरस। बाहर की चौखट से खटक कर खड़ी है। उसकी गहरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैला हो रही है। कुछ क्षण चरखे की आवाज़ और कबूतरों की गुटरगू सुनाई देती है। बीच बीच में बिस्नी थोड़ा खांस लेती है। फिर घोड़ा गाड़ी के दूर से आने की रुकने का शब्द सुनाई देता है। सिपाही की माँ में देखो कैरेक्टर पात्र कौन कौन सा है। बिस्नी है, मुन्नी है, कुंती है, दीनू है, 2 लड़की है ईसाई, मानक है और सिपाही है। कौन है जी? एक कौन है? बिस्नी है जिसकी बेटी कौन है? मुन्नी। एक पड़ोसिन उसकी कुंती है और गांव में एक दुबला पतला आदमी दीनू है। 2 ईसाई लड़की का जिक्र है और एक मानक है जो इसका बेटा है। बिस्नी के बेटा का नाम मानक है और उसमें एक सिपाही है ना, उसमें जिक्र किया गया। चलिए, मुन्नी पीछे की ओर मुड़कर उत्तेजित स्वर से, डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ। मुन्नी बाहर चली जाती है। बिस्नी आंखें मूंदकर हाथ जोड़ लेती है। कबूतरों की गुटरुगू का स्वर सबसे पहले तेज होकर फिर मंद हो जाता है। बिस्नी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है। मुन्नी निराश थकी सी लौट कर आती है। सुनो, बात सुनो। बिस्नी, क्यों रे? डाक वाली गाड़ी ही थी ना? मुन्नी, हाँ, डाक वाली गाड़ी ही थी। घोड़ा गाड़ी के चलने और क्रमशः दूर होने का शब्द सुनाई देता है। मुन्नी बिस्नी के मोढ़े के पास फर्श पर बैठ जाती है। बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती हैं। सोच लो कि एक माँ जिसका इकलौता बेटा है और एक बहन घर में पड़ी हुई है और एक उसका बेटा और भाई सरहद पर गया है जंग लड़ने के लिए। पहले दृश्य में यह हुआ कि चिट्ठी का इंतज़ार किया जा रहा है, चिट्ठी नहीं आई। बिस्नी बोल रही है ठंडी सांस लेकर, आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने भाग में क्या लिखा है। मुन्नी, आज सिर्फ चौधरी का पिल्सन का मनी ऑर्डर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई। चौधरी साहब का जो पेंशन जो मिलता था उसका मनी ऑर्डर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई। बिस्नी, ये मुँहे जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं। मेरा मानक तो ऐसा नहीं है कि 2-2 महीने चिट्ठी ही ना लिखें। पहले हर 15वें रोज चिट्ठी आ जाती थी, अब कि ना जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया है। कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता। मुन्नी, माँ, मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी ज़रूर आएगी। बिस्नी, तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है पर चिट्ठी आने का नाम ही नहीं लेती। जाने भाग में क्या खोट है और चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। इस बार यह घर आ ले, फिर मैं इससे पूछूंगी। मुन्नी, ध्यान देंगे प्रिंस। मुन्नी, पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। माँ, शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत ही न मिलती हो। बिस्नी, इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि माँ को 4 हरफ लिख डाल दे। उसे यह भी नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे जान आती है। माँ के कौन 2-4 है जिनके सहारे वह
प्राण लेकर बैठी रहेगी। नदीदे को यह बात तो समझनी चाहिए। मुन्नी बिस्नी के घुटने पर बाहें फैलाकर उन पर सिर रखकर सो जाती है। मुन्नी, तू फिक्र क्यों करती हो माँ? देख लेना, अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी। मुन्नी, बर्मा यहाँ से कितना दूर होगा माँ? बिस्नी, चौधरी कहता था कई 100 कोस दूर है, जाने चौधरी को भी पता है या नहीं। जब जो उसके मुंह में आता है कह देता है। मुन्नी, चौधरी यह भी कहता है कि वहाँ गाड़ी मोटर नहीं जाती, पानी वाले जहाज में बैठकर वहाँ जाते हैं। बिस्नी, यह तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से बर्मा पानी वाले जहाज में बैठकर जाते थे। मानक कलकत्ते के समुंदर में पानी वाले जहाज देख कर आया था। मुन्नी, बर्मा से चिट्ठी भी तो फिर माँ जहाज से ही आती होगी। अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज डूब गया होगा तो? बिस्नी, ऐसी काली जबान न बोल। मुंह अच्छा ना हो तो आदमी अच्छी करे, है ना? मुंह अच्छा ना हो तो बात तो आदमी अच्छा करे। मानक कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव एक जहाज में आ जाए। इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है? मुन्नी संकोच में, माँ पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी कहता था कि हर रोज कोई ना कोई जहाज डूब जाता है। बिस्नी, चौधरी एक लड़ाई में क्या होकर आया है, दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई है। वह यहाँ बैठकर सब कुछ जानता है। अपनी तिरिया के चरित्र का पता नहीं, जहाज डूबने का उसको पता है। कहने का मतलब कि अपनी बीवी के चरित्र का पता ही नहीं है कि क्या करती है क्या नहीं, और जहाज डूब जाने का उसको पता है। कुंती, अब कुंती का एंट्री होता है, पड़ोसी है। बिसनदेई, आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। बिस्नी, कुंती बैठ। कुंती, कहते हैं आजकल बर्मा में बड़े जोर से लड़ाई चल रही है। बिस्नी, यहाँ से कौन बर्मा होकर आया है? लड़ाई का हाल वहाँ वालों को तो पता है, यहाँ वालों को क्या पता? चलिए सुनिए, बिस्नी बोल रही है यहाँ से कौन बर्मा होकर आया है? लड़ाई का हाल वहाँ वालों को तो पता है, यहाँ वालों को पता है? लड़ाई वहाँ वालों को पता है कि यहाँ वालों को? चौधरी रोज घर बैठा खबरें गट्टा रहता है। मानक आएगा तो पता चलेगा कि यह कितना विद्वान है। आज यह जो जी में आए कह ले, सब सच है। कुंती, बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर बहन के हाथ पीले करे। सब सहेलियाँ तो एक एक करके चली गई, धरनो भी बैसाख में चली जाएगी। बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना। इसकी बेटी कुंती के बेटी का क्या नाम है? धन्नो। बिस्नी के बेटी का नाम मुन्नी, और बिस्नी के बेटा का नाम मानक। ये सारा शहर ढूंढ आए हैं, कहीं 10 गज मलमल नहीं मिली। सब चीज़ें जैसे विलायत चली गई। तूने अभी इसके लिए कोई घर वर देखा कि नहीं? बिस्नी, और घर देखकर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ भी हो। तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। कुंती, पर तू देख 14 की तो हो गई है, अब घर में रह कर और कितनी बड़ी करेगी। मेरी धनों का भी 13वां चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुटियार हो गई है। अब जल्दी से इसे कहीं विदा करो, समझ रहे हो? मुटियार मतलब जल्दी बड़ी हो गई है, इसे शादी करो। पहले के ज़माना में यही सब चलता था, बच्ची बड़ी हुई, एक पंजाबी है, पंजाबी में मुटियार बोलते हैं, तो बड़ी हुई शादी कर दो भाई। तू मानक के आने तक देखभाल तो कर, और जाने मानक को आने में अभी कितने दिन लगते हैं। लड़ाई का कुछ पता है? बिस्नी, नहीं, वह 4-6 महीने में ज़रूर आएगा। वह कह गया था कि जल्दी जल्दी से छुट्टी लेकर मिलने के लिए आएगा। उसे गए भी 7 महीने हो गए हैं। कुंती, हाँ शायद 4-6 महीने में आ जाए। बिसुंदेई, लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है, शेर का मुंह किसने सूंघ कर देखा है? लड़की तो देखते देखते तार हुई जा रही है। तू कहे तो मैं कहीं खोज खबर कर लेती हूँ। मानक जाने साल में आता है कि 6 महीने में आता है।
पड़ोसी को ज़्यादा फिक्र रहता है भाई, है ना। बोल रही है कि लड़की बड़ी हो रही है, कहो तो मैं बात कहीं छेड़ती हूँ, लड़का उड़का ढूंढती हूँ। दीनू कुम्हार, दीनू कौन था जी? कुम्हार। हड्डियों का चलता फिरता ढांचा, मेरे तरफ एकदम हड्डी वाला जैसा पतला दुबला, बाहर से हाँफता हुआ आता है, एकदम दौड़ते हुए आता है। उसके सिर और दाढ़ी के बाल आधे पके चुके हैं, हाथ मिट्टी में सने हैं। दीनू, मुन्नी की माँ, मुन्नी की माँ, आज तो हद हो गई। बिस्नी, किस बात की हद हो गई रे? इतना हाँफ क्यों रहा है? दीनू, बताने की बात नहीं, तू बाहर निकल कर अपनी आंखों से देख ले। बिस्नी, कुछ बताएगा भी, बात क्या है? दीनू, बात क्या है? तमाशा है, सच कहता हूँ मुन्नी की माँ, बेशर्मी की तो हद हो गई। बिस्नी, क्या फिर वह चौधरी की बेवा, उसके मतलब चौधरी की जो औरतें थी उसको बोल रही है कि क्या वो फिर चौधरी की बेवा कुछ उल्टा सीधा किया का? दीनू, नहीं रे, उसकी बात नहीं है। दो जवान छोकरियाँ आज कहीं से आई है, उनका ऐसा पहरावा है कि तुझसे क्या कहूँ। रंग काला है, बिल्कुल मेमो की तरह टीट फिट चलती है और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। इतनी जिंदगी चली गई पर ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी। समझ रहे हो? गांव में कहीं शहर वाले लड़की सब चला है, सब ठाठ बाट में थोड़ा पहनावा गांव वाला छोड़कर, तो सारा गांव में पूरा हल्ला हो जाई, बाप रे फलानवा के बेटी, फलानवा के बेटा है, कैसन मतलब कौनो संस्कारे न खोई, है कि नहीं? वहीं का बेचारा दीनू भी है। दीनू मुड़कर, वो तेरे घर की तरफ आ रही है, मुन्नी को अंदर भेज, है ना, मैं जाकर चौधरी को खबर देता हूँ। दीनू बाहर चला जाता है। बिस्नी, कुंती और मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर की ओर देखती है। दो बर्मी लड़कियां बाहर से आती है, वे जांघों तक लंबे मैले फ्रॉक पहने हैं, दोनों के हाथों में एक एक थैला है। शहर का पहनावा लड़की का जो जानते ही है कैसा है। कुंती बिस्नी के कान में फुसफुसाकर, ये लड़कियां है कि क्रिश्चियन है, मतलब ये लड़कियां है कि ईसाई है? बिस्नी उसका मतलब न समझकर प्रश्न भरी नज़रों से उसकी ओर देखती है। कुंती उसी स्वर में, क्रिश्चियन होती तो मर्दों को घरों में रहती और आप ये बाहर घूमती। पहला लड़की बोलती है, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा। दूसरी लड़की बोलती है, हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। पहला लड़की, हम लोग रंगून से आ रहे हैं, हजारों लोग वहाँ से घर बार छोड़कर चले आए हैं। हम एक घर की 10 औरतें यहाँ से 3 मील दूर एक पुरानी धर्मशाला में पड़ी हैं। सुनो, हमारे 2 भाई रास्ते में मारे गए हैं, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की दुआ मांगूंगी। कुंती बिस्नी के कान के पास, यह लड़कियां क्रिश्चियन नहीं हैं, इनके लक्षण अक्षर नज़र नहीं आते। बिस्नी लड़कियों के चेहरे पर दृष्टि जमाए हुए है। हाय रे, तुम इस तरह भी क्यों मांग रही हो? देखने में तो तुम अच्छे घर की नज़र आती हो। पहली लड़की बोलती है, पहले जब घर बार था तब और बात थी माँ जी। लड़की बोल रही है कि पहले घर बार जो था, जो पहली ये लड़की है बोले पहले घर बार तो था तो कुछ अलग बात था, अब घर बार उजड़ गया है तो भीख का ही आसरा है। सुनो अब घर बार उजड़ गया है, अब भीख का ही आसरा है। जापानी जहाज़ों ने बम मार मार कर सारा शहर उजाड़ दिया है, रोज़ वहाँ गोलीबारी होती है। यहाँ तो आप लोग स्वर्ग में रहती है माँ जी। लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क तो बिल्कुल तबाह हो गया है, फौज को छोड़कर कोई और वहाँ नहीं रहा। मुन्नी जरा आगे आकर, माँ यह कहती है इनके मुल्क में बहुत लड़ाई होती है, इसे पूछो ना माँ, बर्मा इनके मुल्क से कितनी दूर है। दूसरी लड़की, हमारे मुल्क का नाम ही है माँ जी बर्मा, है ना। बोल रहे बहन जी, हमारे मुल्क का नाम ही है बर्मा, हमारा शहर रंगून बर्मा में ही है। बिस्नी और मुन्नी एक साथ, तुम लोग बर्मा से आई हो?
पहला लड़की, हाँ माँ जी, हम बर्मा से ही आई हैं। वहाँ रहने वाले हजारों लाखों लोगों की जानें चली गई है। जिनको जिधर रास्ता मिलता है वह उधर भागकर जान बचाने की कोशिश करता है। बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर चले आए हैं माँ जी। आज हम लोग आप लोगों के ही आश्रय हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के घरों से मिल जाएगा उसी से गुजारा बसर हो जाएगा। बिस्नी बात काट कर, क्यों रे, बर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है? पहली लड़की, वहाँ दिन रात आग बरसती है माँ जी। हम लोग फिर भी खुशकिस्मत हैं जो जान लेकर वहाँ से निकल आए। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे। मुन्नी, तुम लोग बर्मा से पैदल चल कर आई हो? पहली लड़की, जी हाँ, जान बचाने का यही रास्ता था। रास्ते में जंगल में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती है। इस हम में से एक औरत एक दलदल में फंसकर वहाँ मर गई। मुन्नी, माँ ये कहती है कि वहाँ से पैदल आई है और चौधरी कहता था कि वहाँ पानी वाले जहाज़ से जाते हैं। पहले लड़की, जी असली रास्ता जहाज़ का ही है, मगर उस रास्ते से बहुत खतरा है। जापानी लोग जहाज़ों को रास्तों में ही डुबो देते हैं और हम लोगों को जहाज़ मिलते ही नहीं। जहाज़ों पर सिर्फ फौजी लोग आते जाते हैं। बिस्नी बोलती है सिहर कर, जब जहाज़ डूब जाते हैं फौजी लोग क्यों जहाज़ों पर आते जाते हैं? सरकार इतनी मूर्ख है कि फौजियों को डूबने के लिए भेज रही है। पहली लड़की, फौजी लोग समुंदर में जाकर लड़ते हैं माँ जी। जहाज़ों में लड़ाइयाँ होती है। उधर से जापानी जहाज़ गोले चलाते हैं और इधर से अंग्रेज़ों के जहाज़ ऊपर से हवाई जहाज़ मार करते हैं। बड़ी भयानक लड़ाई होती है। मुन्नी, तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौजी नहीं भाग कर आ सकते? पहली लड़की, नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है और सब प्रसंग व्याख्या करने के लिए 4 नंबर में ये लाइन पूछता है। अंडरलाइन कर दो कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। आज जो फौज छोड़कर भागता है उसे क्या की जाती है? गोली मार दी जाती है। बिस्नी, हाय रे, फौजियों को भागने की क्या ज़रूरत है? उन्हें अपनी छुट्टी पर, अपनी मियाद पर छुट्टी मिल जाती है। जिसे आना होगा वह छुट्टी लेकर आएगा, भाग कर क्यों आएगा? वे इतने अनजान थोड़े ही हैं। दूसरी लड़की कहती है, आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। कुंती, यहाँ हमारे खाने की चावल नहीं है और इन लोगों को चावल चाहिए। बिस्नी, मुन्नी सामने आ जाते हैं, जा अंदर से हांडिया से कटोरी भरकर चावल ले आ। बिस्नी, सुनो, क्यों रे, बर्मा से यहाँ तक कितने दिन तक पैदल रास्ता है? पहली ईसाई लड़की बोलती है, दिनों का कोई हिसाब नहीं माँ जी, पहुँच जाए तो महीना 20 दिन में पहुँच जाए और न पहुँच पाए तो कभी न पहुँच पाए। एक तो रास्ते में इतने घने जंगल है, फिर जंगली जानवर है और फिर पता नहीं कहाँ दुश्मन की फौज का मोर्चा हो। जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई चलती है माँ जी। सुनो, हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाहियों की गली सड़ी लाशें देखी थी। यहाँ हिंदुस्तानियों सिपाहियों की लाशें पड़ी मिलती तो वहाँ जापानी सिपाहियों का। बिस्नी, हाय बस करो, अब मत बोलो। पहली लड़की, अच्छा माँ जी, परमात्मा आपको सुखी रखे। कुंती, है ना, बिस्नी के कंधे पर हाथ रखकर, बिसंदेही कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। कुंती, तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है? क्या पता है ये बर्मा से आई है या कहीं और से आई है? मुझे तो इनका चरित्र ऐसा वैसा लगता है। हाय रे राम, लड़कियां है कि क्या है, बारूद है। मुन्नी, माँ मैं जो तुमसे कहती हूँ, अगले मंगल को भैया की चिट्ठी ज़रूर आएगी। जितने हमें फिक्र है भैया को वहाँ उतना ही फिक्र होगी। बिस्नी आंखें से आंसू पोंछती हुई, मैं कब कहती हूँ कि उसे फिक्र नहीं, पर इतना तो लिख दे कि माँ मैं यहाँ हूँ, अच्छी तरह से हूँ। मुन्नी, और क्या पता माँ कि भैया आप छुट्टी लेकर आ रहे हो और इसलिए उन्होंने चिट्ठी ना लिखी हो। बिस्नी ठंडी सांस लेकर, क्या पता। मुन्नी, मेरा दिल कहता है भैया आप ही आएंगे। कुंती, ये लड़कियाँ इतनी बड़ी हो जाती है फिर भी इनके घर वाले इनका ब्याह नहीं करते। बिस्नी, क्या मालूम, एक तो ब्याह के पड़ल बा, दोनों लड़की आल बड़ी सा
पड़ोसी भी कुंती तो वो कहती है कि एकनी दोनों के बियाह नहीं करत। हाँ बिसनी क्या मालूम बियाह होता है कि नहीं। बिसनी तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी ना आई तो वह आप ही आ जाएगा। चलिए पर्दा गिरता है, दूसरा दृश्य हम लोग कल पढ़ते हैं। पहला दृश्य आपका खत्म हुआ, 2 गो दृश्य ही है, ठीक है। चलिए पहला दृश्य में हम लोगों ने जाना था कि सिपाही के माँ में कौन है, मानक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में है ना लड़ने के लिए गया है, भारत की ओर से बर्मा में लड़ने के लिए गया है जर्मन के खिलाफ। और एक बिस्नी है जो मानक की माँ है, दूसरा कुंती है जो पड़ोसी है, उसको बियाहे के खाली लगा हुआ है, और एगो मुन्नी है जो बिस्नी की बेटी है, एगो धन्नु है जो मुन्नी की सहेली है, उसका भी शादी हो ये चुका है, तय हो चुका है। 2 ईसाई लड़कियां आती है बर्मा से भागकर और भिक्षा मांगती है और बातचीत चलता है। एक चौधरी है इसमें जो चौधरी की तुलना करती है बिस्नी की चौधरी कैसा है। उसके बाद एक दीनू है हड्डी का कंकाल ढांचा जो दौड़ता हुआ बताता है कि 2 ईसाई लड़कियां आई है, उसका पहनावा ठीक नहीं है। ऐसे ही सब बातों से क्या होता है, सुनो ऐसे ही बातों से पहला दृश्य खत्म होता है। पढ़े दूसरा दृश्य, सुनिए। वही आंगन, समय रात, दोनों चरपाइयाँ आंगन में बिछी है। दाईं ओर की चरपाई पर मुन्नी हथेलियों पर चेहरा टिकाए बैठी है। उस चरपाई पर ओढ़ने के लिए एक फटी हुई लोई रखी है। दूसरी चरपाई पर घिसी हुई दरी बिछी है और ऊपर दोहरा सूती खेस पड़ा है। बिस्नी जलती हुई ढिबड़ी लिए अंदर से आंगन में आती है। ढिबड़ी दिया को बोलते हैं, ढेबुआ पैसा को बोलते हैं, पता है। चलिए बिस्नी पास आकर, तू अभी सोई नहीं? मुन्नी चौंक कर, मुझे नींद नहीं आई, अभी सो जाती हूँ। लोई खींचकर अपनी टांगों पर कर लेती है, तकिया को खींचकर अपनी टांगों पर रख लेती है। बिस्नी इतनी रात चली गई और तुझे अभी नींद नहीं आई? मुन्नी तू भी तो अभी तक जाग रही हो। बिस्नी मेरी उम्र तो वैसे ही नींद नहीं आती है, अब सो जा, सवेरे उठकर गोबर लाना है। सवेरे उठकर क्या लाना है जी? गोबर। गांव देहात की लड़कियां की ये आम बातें हैं, करना भी चाहिए। गायों का सेवा करो, गोबर से अपना काम धाम करते रहो, थोड़ा सा कीटाणु दूर रहता है। बिस्नी अपनी चारपाई पर आ बैठती है, मुन्नी लेट जाती है। कुछ क्षण निशब्दता रहती है। मुन्नी करवट बदलकर, माँ आज तारो ससुराल से वापस आ गई है। बिस्नी अनमन्यस्क भाव से, अच्छा। मुन्नी उसके घर वाले ने इस बार उसे सुच्चे मोतियों के कड़े बनवा दिए हैं। वह आज गांव में सबको दिखाती फिर रही थी। उसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। बंतों के कड़े भी उसके सामने कुछ नहीं है। बिस्नी अच्छा, तेरा भैया आएगा, तेरे लिए उससे भी अच्छे कड़े और चूड़ियाँ लाएगा। अब सो जा, नहीं तो सवेरे तेरी नींद नहीं खुलेगी। मुन्नी अच्छी तरह लोई ओढ़कर करवट बदल लेती है। बिस्नी ढिबड़ी बुझाकर कोने में रख देती है और आग भी खेड़ा ओढ़कर लेट जाती है। उसके ढिबड़ी बुझाते ही प्रकाश का रंग पीले से हल्का नीला हो जाता है। साथ ही टिड्डियों की चिकचिक शब्द सुनाई देने लगता है और क्रमशः काफ़ी तेज हो जाता है। बिस्नी करवट बदलती है, प्रकाश हल्के से गहरा नीला हो जाता है और दूर एक कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कुत्ता रोता है भाई, हो सकता है कुत्ता भूखा भी हो तो रो रहा हो। ये ज़रूरी नहीं कि कुत्ता के रोने से अपशगुन नहीं होता है। क्या हो सकता है भूखा हो, प्यासा हो, रो रहा हो। आपको तकलीफ़ होती है तो चिल्लाते हैं, वो तो बेजुबान है भाई। फिर दूर गोली चलने का शब्द सुनाई देता है और कई व्यक्तियों के कराहने की आवाज़ें आती है। बिस्नी चौंक कर उठ बैठती है। उसके उठने के साथ ही प्रकाश का रंग फिर हल्का नीला हो जाता है। बिस्नी, मानक, इधर उधर देखकर, मानक, है ना। कुछ ऐसा सब सुनाई देता है जैसे दूर से आधी चली आ रही हो। घबराए हुए स्वर में, मानक। बाहर से एक आहत व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती है, माँ। बिस्नी चरपाई से उठ पड़ती है।
तो सचमुच तू ही है मानक? कहाँ है बेटे? सुनसान में झिल्लियों के बोलने का शब्द सुनाई देता है और फिर जैसे कोई भागता हुआ आता है। बिस्नी अव्यस्त भाव से चारों ओर देखती रहती है। फौजी लिबास पहने एक घायल युवक डगमगाता सा बाहर आकर बिस्नी के पैरों के पास में गिर जाता है। बिस्नी तड़प कर उसके पास जमीन पर बैठ जाता है। अरे मानक! उसका सिर गोदी में लेकर आवेशवश उस पर झुक जाती है। मानक कठिनता से सिर उठाता है। मानक कहता है, माँ। बिस्नी सिर हाथों से लेकर विश्वल स्वर में, तू ऐसा क्यों कर रहा है बेटे? क्या हुआ तुझे? मानक, मैं घायल हूँ माँ, मुझे बहुत गोलियाँ लगी है और दुश्मन अभी मेरे पीछे लगा हुआ है। बिस्नी, दुश्मन? कौन दुश्मन है तेरे पीछे? कौन दुश्मन लगा हुआ है ना? कौन है दुश्मन तेरा? मानक सीधा होने की चेष्टा करता है, फिर गिर जाता है। मानक, वह उसको मैंने कई गोलियां मारी थी, मगर वह मरा नहीं है, वह जिंदा है। वह मेरे पीछे लगा हुआ है, वह मुझे मारना चाहता है। उसने मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया है। मैं दौड़ता हूँ तो वह मेरे पीछे दौड़ता है, मैं रंगता हूँ तो मेरे पीछे रंगता है। वह मुझे नहीं छोड़ेगा, वह बड़ा खतरनाक है। मुझे पानी पिलाओ माँ। बिस्नी, तू उठ, चरपाई पर लेट जा, मैं तेरे लिए दूध गर्म करती हूँ। मानक, दूध नहीं, पानी, और अभी यहाँ आ जाएगा, जल्दी उधर देख, अंधेरे में वह आ तो नहीं रहा? बिस्नी व्याकुलता से बाहर की ओर जाकर देखती है। बिस्नी, नहीं बेटे, कोई नहीं है, तू यूं ही घबरा रहा है, उठ, आराम से चरपाई पर लेट जा। मानक, नहीं, मुझे पहले पानी पिलाओ। बिस्नी पलभर असमंजस में रहकर उसे छोड़कर उठ खड़ी होती है और अंदर चली जाती है। 2 क्षण बाद वह पीतल के गिलास में पानी लिए बाहर आती है। उसके हाथ काँप रहे होते हैं। बिस्नी, यह ले बेटे पानी, आराम से पीना, छोटा छोटा घूंट करके। नीरे हाल पानी पेट जाकर लगता है ना? खाली पेटे पानी पेट में जाकर लगता है, चोट लगता है। पहले थोड़ा कुछ खा ले। मानक, नहीं, मेरी भूख मर गई है माँ, अब मुझे भूख नहीं लगती है, पानी ला। बिस्नी गिलास लिए उसके पास बैठ जाती है। मानक गिलास उसके हाथ से लेकर गटागट पानी पी जाता है। उसी समय किसी का हाथ से सुनाई स्वर देता है। मानक के हाथ से गिलास गिर जाता है। वह बाहर की ओर देखता है, उधर अंधेरे में एक बंदूक का कुंदा चमकता है। मानक सरक कर माँ के नज़दीक हो जाता है। बिस्नी उसे बाहों में समेट लेती है। मानक, यह वही है, वह देख माँ, वह आ गया, वह देख। मानक, है ना? अंधेरे में बंदूक का कुंदा आगे की ओर बढ़ता है। साथ फिर हाथ से स्वर सुनाई देता है और फौजी लिबास में एक और आकृति प्रकट होती है। बिस्नी मानक को साथ सटा लेती है। आने वाला सिपाही पास आकर हंसता है। सिपाही, तू इसे गोद में लिए बैठी है, देखती है यह मुर्दा है। बिस्नी सिर से पांव तक सिहर जाती है। मानक उठने के लिए जहदत करता है। मानक, यह झूठ कहता है, मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं हिल डुल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ। बिस्नी उसे और सांस सटाकर आश्वस्त स्वर में, हाँ बेटे, तेरी जान के साथ तेरी माँ की जान है, मैं जीती हूँ तो तुझे कैसे कुछ हो सकता है। सिपाही बंदूक का कुंदा मानक के पास ले आकर एक कुंदा मार देता है। सिपाही, इसे कैसे कुछ हो सकता है? मैं इसे अभी मैं इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दूंगा, फिर मैं इसकी लाश ले जाकर जंगल में चील और कौवों को आगे डाल दूंगा। ये कौन कहता है? सिपाही हंसता है और बंदूक का कुंदा मानक के बहुत निकट कर देता है। बिस्नी कुंदा हाथ से पकड़ लेती है और मानक खड़ा होने की चेष्टा करता है, पर लुढ़क कर बिस्नी की गोद में गिर जाता है। बिस्नी उसे अच्छी तरह छाती में लगा लेती है। सिपाही बंदूक का कुंदा उसके हाथ से छुड़ाकर उसे घूर कर देखता है। सिपाही, तू इसे बचाना क्यों चाहती है? तू इसकी क्या लगती है? बिस्नी, मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी। सिपाही, तू इसकी माँ है, पर तू देखने में तो इसकी बहसी की माँ नहीं लगती। तुझे पता है यह लड़ाई बहसियों की तरह गोलियां चलाता है, यह लड़ाई में बहसियों की तरह गोलियां चलाता है। इसने न जाने कितने सिपाहियों की जान ली है। यह इंसान नहीं, जानवर है, और तू कहती है कि तू इसकी माँ है। बिस्नी, मैं इसकी माँ हूँ, मेरा बेटा बहसी है, इसने किसी की जान नहीं ली। मेरा बेटा बहसी नहीं है, इसे किसी की जान नहीं ली, यह किसी की जान नहीं ले सकता। यह तो मरता हुआ कबूतर भी आंखों से नहीं देख सकता। मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, यह घर पर मेरे पास रहेगा।
सिपाही, यह घर में रहेगा मगर यह तो हजारों का दुश्मन है, हजारों इसके दुश्मन हैं, वे इसको खोज रहे हैं, वे इसकी जान लेना चाहते हैं। मानव को पैर से ठोकर मारता है एक लात। अब इसकी जान नहीं बच सकती। मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं। यह वहाँ जाएगा तो भी मारा जाएगा और यहाँ रहेगा तो भी। फिर मानव को ठोकर मारने लगता है पर बिस्नी उसका पाँव पकड़ लेती है। बिस्नी, नहीं, तू इसे नहीं मार। देख इसका शरीर कितना घायल है। तू भी तो आदमी है, तेरा भी तो घर बार होगा, तेरी माँ भी होगी। तू माँ के दिल को नहीं समझता। मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूँ। यह दिल का बहुत भोला है। इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। सिपाही फिर हंसता है। सिपाही, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। यह देख, ये सब घाव इसी के दिए हुए हैं। मैं इन घावों से कब का मर चुका होता, लेकिन मैं सिर्फ इसे मारने के लिए जिंदा हूँ। इसे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। बिस्नी, तू बात क्यों नहीं समझता? मैं इसकी माँ हूँ। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। यह किसी दुश्मन से लड़ाई में नहीं गया। इसे मैंने लड़ाई में भेजा था। इसकी बहन अब ब्याहने जोग हो गई है। 6 महीने साल में उसके ब्याह करना है। हमारी घर की हालत बहुत ख़राब है। अगर लड़की से ब्याह की चिंता न होती तो हम लोग आधा पेट खाकर रह लेते, पर मैं कभी इसे लड़ाई में न भेजती। इस लड़के के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैंने सोचा था कि लड़की ब्याही जाएगी तो फिर इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी। फिर मैं इसका भी ब्याह कर दूंगी और इसे अपने पास में रखूंगी। मुझे क्या पता था कि लड़ाई में जाकर इसकी यह हालत हो जाएगी। आज यह इस हाल में घर आया है। मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकती हूँ? इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ तुझे अपने से अलग होने देती? सिपाही, मेरी माँ? मेरी माँ पागल हो गई है। अब वह मेरी मौत का इंतज़ार करती है। वह हंसकर कहती है कि थोड़े दिनों में मेरे बेटे की लाश घर आएगी। मेरी बीवी ने अभी से बेवा होने का स्वांग बना लिया है। मुझे लिखा है कि जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेगी उस दिन गले में फांसी लगाकर मर जाएगी। उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है, उसके साथ भी वह मर जाएगा। फिर से सीना खोलकर दिखाता है। और तेरे लड़के ने देख मेरा क्या हाल किया है। यह अभी भी मेरा खून का प्यासा है। इसकी आंखों को देख, इसकी आंखों में तुझे बहसियाना चमक दिखाई नहीं देती? बिस्नी, नहीं नहीं, इसकी आंखें ऐसी नहीं हैं। इस समय इसकी आंखें ऐसी लगती है पर इसका असली रंग ऐसा नहीं है। सिपाही, तू इसकी आंखों का रंग नहीं पहचानती। तू इसकी माँ है पर तू इस रंग का मतलब नहीं जानती। इसकी आंखों में दुश्मनी है। जब तक मैं सामने हूँ इसकी आंखों का रंग नहीं बदलेगा। देख यह कैसे आंखों में खून भरकर मुझे देख रहा है। मानक सहसा अपने को झपट कर उठ खड़ा होता है। वह सिपाही का गला दबाने के लिए उस पर झपटना चाहता है। फिर सिपाही झट से बंदूक का कुंदा फिर तान देता है। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के सामने आ जाती है। बिस्नी, नहीं, तू नहीं मारेगा। तुझे तेरी माँ की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। सिपाही, मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। तू यही चाहती है? बिस्नी, नहीं, यह तुझे नहीं मारेगा। मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे जानती हूँ, यह तुझे नहीं मारेगा। मानक चिल्लाकर, मैं इसे नहीं मारूंगा। नहीं, मैं इसे जरूर मारूंगा। मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता है जिससे वह लड़खड़ा कर पीछे गिर जाता है और बंदूक उठा लेता है और फिर मानक सिपाही के सीने पर गोली तान देता है। मैं बहसी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं बहसी और जानवर से भी बढ़कर हूँ। इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है? उठ कर मुझसे ठोकर लगा। उसी तरह हंसता है जैसे सिपाही हंस रहा था। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे सामने आ जाती है। बिस्नी, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा। यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है। इसके घर में बच्चा होने वाला है। यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। मानक बिस्नी को झटक कर बीच से हटा देता है। मानक, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यह दुश्मन है, मैं इसको अभी मार दूंगा, अभी यही। बिस्नी, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा। फिर बीच में आने का प्रयत्न करती है पर मानक उसे फिर हटा देता है। बिस्नी चरपाई पर गिरकर हाथों में मुंह छिपा लेती है। सिपाही पार्श्व की ओर हटता है। मानक उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। मानक, मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। सिपाही और मानक की आकृतियाँ धीरे धीरे पार्श्व में जाकर विलीन हो जाती है। बिस्नी हाथों में मुंह छिपाए हुए चिल्ला उठती है। बिस्नी, मानक, मानक, है ना?
एक साथ 4-6 गोलियां चलने और उसके साथ सिपाही के कराहने का शब्द सुनाई देता है। सहसा खामोशी छा जाती है। बिस्नी उसी तरह चिल्लाती है, मानक मानक। मुन्नी जल्दी से करवट बदलकर उठ बैठती है। मुन्नी घबराए हुए स्वर में, माँ। बिस्नी उसी तरह, मानक। मुन्नी जल्दी से उठकर ढिबरी जला देती है। प्रकाश का रंग हल्के नीले से फिर पीला हो जाता है और मुन्नी बिस्नी का चारपाई पर जाकर बैठती है। मुन्नी, क्या बात है माँ? बिस्नी आंखों से हाथ हटाकर चुंधियाई नज़रों से चारों तरफ देखती है। बिस्नी कुछ खोजती हुई, मानक। मुन्नी, तुम रोज़ भैया को अपने सपने में देखती हो माँ। मैंने तुमसे कहा था अगले मंगल को भैया की चिट्ठी ज़रूर आएगी। बिस्नी, चिट्ठी आएगी और वह आप आएगा। मुन्नी, थोड़े दिन में भैया आप भी आएंगे। तुम ही कहती थी कि जल्दी आएंगे और मेरे लिए कड़े और चूड़ियाँ लाएंगे। बिस्नी, कड़े और चूड़ियाँ? ओह मुन्नी उसे अपने साथ सटा लेती है और आंखों से टप टप आंसू बरसने लगते हैं। मुन्नी, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे न माँ? बिस्नी की आंख बंद करके नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है, पर शीघ्र ही अपने को संभाल लेती है। बिस्नी, हाँ बेटी, तेरे कड़े सबके कड़ों से अच्छे होंगे। मुन्नी, सुच्चे मोतियों के कड़े होंगे न माँ? बिस्नी, हाँ बेटी, सुच्चे कड़ियों के। उसका माथा चूमकर उसे अलग हटा देती है। अब वो सो जा, अभी बहुत रात बाकी है। मुन्नी अपनी चारपाई पर चली जाती है। बिस्नी उठकर ढिबरी बुझा देती है। उसके ढिबरी बुझाते ही गहरा अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में बिस्नी के बुदबुदाने का स्वर सुनाई देता है, ताती व ना लगाई पार ब्रह्म सहाय, राख नहारे राखिया प्रभु व्याधि मिटाई। पर्दा गिरता है और दूसरा दृश्य खत्म।